आइए हम लोग पहले सबसे पहले बच्चों नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में जानेंगे। नलिन विलोचन शर्मा जी जो कि इस चैप्टर के रचनाकार हैं। आपसे पूछा जाएगा कि विष के दांत के लेखक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म होता है 18 फरवरी 1916 को, और ये पटना के बदरघाट में, यही बदरघाट हम लोगों के बहुत पास में ही है, पटना के बदरघाट में ही है बच्चों। एक सेकंड, एक कॉल है। हाँ, पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी कि जन्म से भोजपुरी बोलते थे, भोजपुरी ही बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी इनके पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा, जो कि बहुत बड़ा हिंदी के विद्वान थे, दर्शन के, फिलॉसफी के भी क्या थे बच्चों, बहुत बड़े विद्वान थे। दर्शन शास्त्र और हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, जिनका नाम था बच्चों पंडित राम अवतार शर्मा। उनके बड़े, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो बड़े बेटे थे कौन, नलिन विलोचन शर्मा जी। माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा इनकी माता जी का नाम था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के विद्वानता के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था इनके सफलता में बच्चों, पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे संस्कृत और हिंदी में बच्चों एमए किए हैं, वे संस्कृत और हिंदी में एमए किए हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, एमए, एमए जो होता है ना बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंटर के बाद बीए, एमए, मास्टर जो कहा जाता है, बैचलर, जैसे बीए का मतलब क्या होता है पता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स में जो बैचलर डिग्री प्राप्त करते हैं, अगर बीएससी का होता है तो बैचलर इन साइंस जो होता है ना, बैचलर ऑफ साइंस, साइंस में जो जो बैचलर डिग्री प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार ये मास्टर होता है आर्ट्स विषय का, मास्टर डिग्री होता है साइंस विषय का। बीकॉम होता है तो बैचलर डिग्री होता है कॉमर्स का। एमकॉम का मतलब मास्टर डिग्री होता है कॉमर्स का। तो समझ में आ गया। तो एमए का मतलब मास्टर डिग्री इन्होंने हासिल किया है आर्ट्स से। हिंदी और इंग्लिश जो होता है बच्चों, ये संस्कृत, ये लैंग्वेज आर्ट्स का ही विषय है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा जी एमए किस विषय से किए थे, तो ध्यान रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा जी एमए संस्कृत और हिंदी विषय से किए थे। नलिन विलोचन शर्मा जी संस्कृत और हिंदी से एमए किए थे। और कहां से किए थे बच्चों, तो पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय से किए थे। कहां से किए थे बच्चों, पटना विश्वविद्यालय से। हाँ, 11th का एग्जाम। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, देखो मैं आरा का रहने वाला हूं और आरा में ये कॉलेज है जिसको एचडी जैन कॉलेज कहा जाता है, वहां का टॉप कॉलेज में ये आता है। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, फिर रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे हैं। वहां पे, कहां पे, जैन कॉलेज आरा में, रांची विश्वविद्यालय में भी, और लास्ट में फिर पटना विश्वविद्यालय में भी ये प्राध्यापक का काम किए हैं। कौन बच्चों, नलिन विलोचन शर्मा जी। कौन, नलिन विलोचन शर्मा जी। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कहां पे हुआ था, पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्म से कौन सी भाषा जानते थे, भोजपुरी भाषा जानते थे। इनके पिताजी जो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, हिंदी के बड़े विद्वान थे, और मैं ये कह सकता हूं कि उनका जो नाम था बच्चों, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा।
उनके बड़े बेटे थे ये, और इनकी माता जी का नाम था रत्नावती देवी, यार शर्मा भी कह सकते हो, रत्नावती शर्मा। पटना विश्वविद्यालय से ये संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे, और एचडी जैन कॉलेज आरा, एचडी हर प्रसाद, डी से दास, एच से हर प्रसाद, डी से दास, तो एचडी जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय, और अंत में पटना विश्वविद्यालय में क्या रहे हैं बच्चों, प्राध्यापक। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत सवाल ये पूछता है, बहुत सवाल पूछता है बच्चों, ठीक है ना। सर केमिस्ट्री की क्लास कब से होगी? बिल्कुल होगी मेरे भाई, साइंस का क्लास होता है ना, जैसे फिजिक्स का क्लास होता है तो फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म होगा, फिर बायो का चैप्टर स्टार्ट होगा एक एक, फिर केमिस्ट्री भी हो जाएगा। मैं ही केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, केमिस्ट्री तो मैं ही पढ़ाऊंगा मेरे भाई, केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा। 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष। तो ये सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि नलिन विलोचन शर्मा जी को हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बनाया गया, तो क्या कहिएगा, 1959 में। देखो जब आपसे कुछ पूछा जाए ना तो आप चैट में रिप्लाई किया करो, चैट में रिस्पांस दिया करो लिख करके, तब टीचर को भी लगेगा कि हाँ भाई बच्चे एक्टिव हैं। सिर्फ सुनकाली मत बनो कि हाँ आके बस चुपचाप देखे जा रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटी भी करो, जैसे पूछो कि हाँ सर ये चीजें कैसे हुआ, सवाल पूछना तो सीखो। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर मजा नहीं आएगा यार क्लास में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और रिस्पांस भी किया करो, जब सवाल पूछा जाए कि हाँ बच्चों बताओ वो कब उनको हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, तो लिखो कि हाँ 1959 में बनाया गया, और कहां का, तो पटना विश्वविद्यालय, और मृत्यु पर्यंत इस पद पर बने रहे, यानी कि अंत तक। 12 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961 तक वो इस पद पर थे, और मृत्यु भी इस दिन पे ही था उनका। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद, साहित्य तत्व, और ये आलोचना के नाम पे आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत, और 17 संग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, इन्होंने ये किया है बच्चों। ये इनकी रचनाएं हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। क्या है? रचना है इनकी। विष का दांत जो कि एक प्रकार का आलोचनात्मक ग्रंथ है, ये इन्होंने लिखा है। आ गया बात समझ में? यह कहानी विष का जो दांत है, विष का जो दांत है बच्चों, ये अन्य कहानियां, विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। ये जो चैप्टर है, मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है जो हम पढ़ने जाएंगे, विष का दांत, यह एक कहानी है। आपसे पूछा जाएगा विष के दांत की विधा क्या है, यानी ये कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है कि क्या है, तो कहेंगे बच्चों क्या, ये कहानी है। क्या है मेरे भाई? कहानी है, कहानी। यह कहानी यानी विष का दांत जो है ये क्या है? एक प्रकार की कहानी है। अब ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है, एक कहानी संग्रह है, एक किताब है उनकी जिसमें बहुत सारी कहानियां पड़ी है, और उस किताब का नाम था विष के दांत तथा अन्य कहानियां। उसका यही नाम ही था, विष के दांत तथा अन्य कहानियां। इसी नामक कहानी संग्रह से ली गई है। क्या ली गई है? यह कहानी ली गई है। कौन कहानी? विष का दांत जो चैप्टर है वो इस नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर जो भी चीजें चलती है उसके बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए है। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। मध्यम वर्गीय परिवार में एक सेन साहब होते हैं।
सेन साहब जो बड़े पैसे वाले होते हैं और उनकी विचारधारा और उनके बच्चों में जो कुसंस्कार भरे थे, एक तरफ वो देखने को मिलता है और दूसरी तरफ सेन साहब के यहां ही नौकर का काम करने वाला गिरधर, नौकर का काम करने वाला गिरधर, कहीं पर हाँ दूसरी ओर गिरधर जो कि नौकरी पेशा, तो उनके यहां नौकर का काम करता था, नौकरी पेशा करते हुए भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का ये आदमी, जिस पर कई सारी जिम्मेवारियां थोपी हुई थी, कई सारी बंदिशें होती है, कई सारी जिम्मेवारियां होती है, उन सब के साथ भी अपने बहादुरी, साहस एवं अच्छे संस्कार के साथ जी रहा है और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दे रहा है। इन दो श्रेणियों के बीच की जो लड़ाई होगी देखने को मिलेगा। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ, एक अलग लेवल का स्वार्थ दिखेगा, एक अलग लेवल का लिंग भेद देखने को मिलेगा, अमीरी गरीबी का फर्क भी देखने को मिलेगा। एक तरफ सेन साहब का लड़का और दूसरी तरफ गिरधर का लड़का, कैसे ये दो, एक अमीर और गरीब, और दोनों के संस्कार का पता चलेगा, दोनों के बीच जो फासले हैं वो कहां तक के हैं, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ये सामाजिक रूप से चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। आया समझ में आप लोगों को? बताइए बच्चों, समझ में आ गया? जी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब बताओ, लेखक परिचय तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेखक परिचय तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया, विष के दांत। विष का मतलब क्या होता है? जहर। विष का मतलब क्या होता है? जहर होता है। अब आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। पहले ये बताओ सब लोग, लेखक परिचय समझ में आ गया ना सबको? अब चैप्टर स्टार्ट करें मेरे भाई, सब लोग रिस्पॉन्स किया करो, एक एक्टिव स्टूडेंट की तरह रहो भाई। हाँ बहुत बढ़िया, अंशु, सिद्धार्थ, प्रिंस, लक्ष्मी, आकृति, गौरव, क्या बात है। चलिए देखिए, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब कोई व्यक्ति है, ठीक है ना बच्चों? सेन साहब जो है कोई व्यक्ति, ये दूसरा चैप्टर है, राजू गुप्ता जी अध्याय 2 यहां पे लिखा है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने, बंगले के सामने, किसके सामने बच्चों? बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई एकदम स्टीमर इंड जैसे कोयल घोंसले, कोयल जो है बच्चों जैसे घोंसले में कि कब उड़ जाए। देखिए जी, सेन साहब के पास एक बहुत अच्छी काले रंग की चमकती हुई गाड़ी है, कार है, एकदम मस्त कार है, एकदम कोयले की तरह। सेन साहब को इस कार पर बड़ा नाज है, गर्व है। सेन साहब को अपने कार पर बहुत गर्व है, नाज है, एकदम सोचते हैं कि अरे वाह, ये गाड़ी जो है बड़ी मस्त है, एकदम बिल्कुल नई मॉडल की गाड़ी है और एकदम 7,500 में आई है। गाड़ी का रंग कैसा है भाई? काला रंग है, चमक ऐसा है कि अपना मुंह तक भी देख लो, इतना चमक है उस गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी का रंग कैसा? काले रंग की। कितने रुपए में आई थी बच्चों ये कार? 7,500, बिल्कुल नई मॉडल की गाड़ी 7,500 रुपए में आई है। काला रंग और चमक तो ऐसा कि हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं। कहीं पर भी एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सहमति ही समझो। देखो भाई, कहीं पर भी एक दाग नहीं दिखेगा, नहीं तो जो सफाई करने वाले हैं उनकी तो खैर ही नहीं बचेगी। सेन साहब जो है एकदम रगड़ के रख देते हैं। सेन साहब जो है बच्चों एकदम रगड़ के रख देंगे उनको। किनको मेरे भाई? क्लीनर। क्लीनर का मतलब जो सफाई करने वाला है, और शोफर, शोफर का मतलब ड्राइवर। तो क्लीनर और ड्राइवर की भाई शामत, दुर्भाग्य ही समझो, बेचारा बड़ी डांट खा लेता है। यानी कि गाड़ी पर एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए, कहीं पर एक भी धब्बा ना। मेम साहब की सख्त ताकीद की खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। मेम साहब, अब मेम साहब जी का ये है
कि वहां पर कोई भी खोखा खोखी का मतलब बच्चा बच्ची, गाड़ी नई नई आई है भाई, नई की गाड़ी आई भी है 7,500 में, बाहर खड़ा भी है एकदम जो उनकी बात ना। अब कौन लड़का आज यहाँ सब भेरी तो छू छा के गंदा कर दी लोग, इसलिए एकदम सख्त हिदायत दे दिया गया है कि खोखा खोखी मतलब लड़का लड़की, बच्चा बच्ची जो है वहां पर आसपास नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो कोई कुछ कर देगा, गाड़ी में दाग लग जाएगा। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, यानी सेन साहब के परिवार में कितनी बेटियां हैं? 5 लड़की हैं। सेन साहब की कितनी बेटी? 5 बेटी। पांचों बेटियां जो है बड़ी सुशील है, बड़ी संस्कारी है, सीधी सादी। 5 ठहरो सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है, एकदम संस्कारी है, एकदम अनुशासित है, कोई लफड़ा नहीं है, बुद्धि विवेक शिष्टाचार सब कुछ शिक्षा से भी बहुत अच्छी है, एकदम अच्छी है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए उसकी इन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। मिस्टर और मिसेज यानी कि सेन साहब और उनकी पत्नी, ये दोनों मिलकर अपने बेटियों को ये जरूर सिखाए हैं, यानी अपनी अपनी बेटी जो है, इनकी 5 बेटी है, और पांचों बेटी को ये तो जरूर पता है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें बड़ी तालीम दी गई है। तालीम का मतलब शिक्षा होता है भैया, तालीम का मतलब क्या होता है बच्चों? शिक्षा होता है, शिक्षा यानी कि ज्ञान दे दिया गया है कि बेटी तुम लोगों को ये चीजें नहीं करना है। अब देखो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारी बेटी बड़ी अनुशासित है, एकदम कठपुतली की तरह है। समझ गए सब लोग? वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है भाई, संस्कारी है, सुशील है, तहजीब अच्छी जानती है, अनुशासित है, यानी कि लड़कियां किसी भी घर में जो भी चीज है किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। हाँ, मिस्टर और मिसेस सेन ने ये अपने बेटियों को ये जरूर ज्ञान दिया है कि बेटा शाम के वक्त में तुम लोग जरूर खेलना, कुछ एक्सरसाइज करना, इससे तुम्हारे सेहत अच्छे रहेंगे। तो ये दौड़ती भी हैं, खेलती भी हैं, लेकिन किसी सामान को तोड़ती फोड़ती नहीं है। और दौड़ती कब है? शाम के वक्त में, क्योंकि उन्हें ये बात बताया गया है, सिखाया गया है कि उनके सेहत मतलब स्वास्थ्य के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। आ रही है बात समझ में? बताइए सभी लोग, यहां तक चीजें समझ में आई? वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। इतनी सुसज्जित और इतनी संस्कारी बिटियां हैं कि आज तक उनके हंसी की आवाज किलकारी मारते हुए, ठहाका मारते हुए किसी ने नहीं सुना। हाँ, सिर्फ स्माइल कर सकती है, इतनी मीठी स्माइल कि लोग उदाहरण दे सकते हैं कि एगो फलनवा के बेटी भी है, देखा आज तक हे ना करे ले, तार लेखा दांत ना दिखावे ले, अपने अपने घर में एग्जाम्पल भी दिया जाता है। तो ये ऐसी भी चीजें हैं। सेन परिवार के मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। देखो आ गया ना बात, घर घर में एग्जाम्पल भी है कि एक तुम लोग हो और एक सेन साहब की, यहां देख लो उनकी लड़कियां। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। लीजिए, अब कोई फूल का गमला टूट गया, अब फूल का गमला टूटा तो ये कहा गया कि फूल का गमला जो है तोड़ने के लिए बना है क्या? समझ में आ गया बच्चों? तुम लोगों के मारे घर में तो कुछ भी नहीं रह सकता। घरवा में ऐसे ही लोग कहला है, देखा तहरा लोग के चलते घर में एगो सामान ना रह सकेला, एकदम मने रहे ना ते पर लोग। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है,
लड़कियों, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। जो नई कार आई है, 7,500 रुपए की कार आई है, तो सेन साहब की लड़कियों से तो उस कार को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सेन साहब की लड़कियां जो है बहुत संस्कारी है। उनको ये बात सिखाया गया है, वो कभी तोड़ती फोड़ती नहीं है, तो कार को उनसे कोई खतरा नहीं है, वो कार के पास नहीं जा सकती। लेकिन एक खोखा भी तो है, यानी खोखी से दिक्कत नहीं है। सेन साहब की जो 5 खोखियां हैं, उन खोखी लोग से दिक्कत नहीं है, खोखा से दिक्कत है। खोखा जो एक ही है, यानी कि सेन साहब का एक ही लड़का है, एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। देखिए, उम्र तो अच्छी खासी हुई है, और कहते हैं पत्थर पर दूब जमना। पत्थर पे दूब नहीं जम सकता, लेकिन अगर जम जाए तो चमत्कार ही कह सकते हैं। बुढ़ापे की उम्र में 5 बेटियों के बाद एक घर में बच्चा जन्म लिया है, तो खोखा भैया ऐसे ही दुलरुआ बड़े। अब खोखा इतना दुलरुआ बड़े कि मत कहो आग लगा दिए घर में, तब माई बाबू कहे कि हाँ ना ना ठीक बाबू कोनो बात जाए द लइका नु ह, गलती होला, बाले बच्चा से नु गलती होला, कोनो बात ना बबुआ, जा छोड़ दो, मत मारा, छोड़ दो, कोनो बात ना, हम दोसर फिर किन देव गाड़ी, कुछ टूटी जाई तो। और मिसेस सेन तो अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो नहीं, और सेन साहब तो बिल्कुल बूढ़ा बूढ़ा जैसे दिखते भी नहीं है, यानी मन से बड़ी ताजगी है उनके अंदर। आ रही है बात समझ में बच्चों? लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। खोखा तो तब जन्म लिया था जब उम्मीद नहीं था कि अब हमारा बेटा भी होगा। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा किसका अपवाद था बच्चों? जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा, उसके लिए कुछ भी, उसका सब कुछ एक अलग ही चल रहा था, तो इसको हम कह सकते हैं कि खोखा किस चीज का अपवाद था? जीवन के नियम का अपवाद। ये पंक्ति याद रखिएगा, पूछता है। यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। अब घर के नियम का भी वह अपवाद था। घर में जो नियम था कि किसी सामान को तोड़ना फोड़ना नहीं है, ये बिटियों के लिए है, और ये अपवाद बड़े इनकर दूध भात रहे, ये तुरियो दी हैं, फोरियो दी हैं, पटकियो दी हैं, ये सब कुछ कर सके, कह सके एगो बबुआ बड़े। आ गया बात समझ में? कई बार ऐसा होता है मेरे दोस्त कि जिस घर में एक बेटा होता है, या तो वो बहुत अच्छा बन सकता है, नहीं तो वो बहुत बिगड़ैल बन सकता है। इतना लाड़ प्यार मिल जाता है उसको, इतना दुलार मिल जाता है कि वो सर पे चढ़ जाता है। ये 2 ही सिचुएशन है, या तो वो बहुत अच्छा बन जाएगा, या तो बहुत बुरा बन जाएगा, बिगड़ैल बन जाएगा। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही, यानी कि जो कार आई थी नई वाली, उसका अगर खतरा किसी से हो सकता है तो ये इसी बालक से हो सकता है, खोखा से हो सकता है। किससे हो सकता है? खोखा से। 5 बेटियों से नहीं, 5 लड़कियों से कोई खतरा नहीं था। 5 लड़की से कोई खतरा नहीं था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो 5 को बेटी, 5 का नाम याद रख लीजिएगा। सीमा, रजनी, आलो, शेफालो, आरती। आलो, शेफाली, आरती, शेफालो नहीं, ठीक है ना? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 है। उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा दी गई थी। और खोखा के लिए ये अपवादे बड़े, तो खोखा के लिए अलग नियम। दूसरी कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। यानी कि जो 5 बेटियां हैं, उन 5 बेटी से अलग है खोखा का जीवन का नियम और घर का नियम। 5 बेटी के लिए अलग शिक्षा थी, दूसरे तरह के नियम थे।
लेकिन खोखा के लिए अलग। अब कहा जा रहा है कि सेन साहब का एक बेटा है भाई, इतने अमीर बाप के बेटे हैं, कुछ बढ़िया करेंगे, इंजीनियर बनना है इनको, और देखिए लक्षण भी वही है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, मतलब कि अभी से ही कुछ खोल खाल करता था, तोड़ ताड़ कर देता था, इंजीनियरिंग करता था बेचारा। तो इंजीनियरिंग करते करते उसको ऐसा लग रहा था कि अब ये वैसे ही हरकत में दिख रहा, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। तो खोखा को किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है भाई? खोखा को किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है? इंजीनियरिंग की, इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। किनको? खोखा साहब को। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। इनके गेस्ट रूम में कुछ गेस्ट आते हैं, इनके दोस्त मित्र कोई भी आता है, तो जब कोई बातचीत का टॉपिक नहीं मिल पाता है तो ये होता है कि ये भाई तू अपना लड़का को क्या बनाना चाह रहे हो, क्या चाहते हो, तो किसका लड़का क्या करेगा, इस पर बातचीत का जब विषय का अभाव हो जाता है, कोई टॉपिक नहीं मिल पाता है, तो ये चर्चा होता है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब जो सेन साहब हैं, ये बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ, एकदम बहुत ऐसा लगता है कि बड़ी अनुभवी हैं, उसके साथ फरमाते हैं कि वो तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे और करेंगे क्या, कर ही रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब की जब बारी आती थी, उनसे पूछा गया कि आप अपने लड़के के बारे में क्या सोचते हैं? अरे तो हम तो सोचते हैं कि भाई हम अपने हिसाब से अपने बेटे को ट्रेंड करेंगे, और ट्रेंड क्या करेंगे, कर ही रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो एकदम फिजूल ही फिजूल है, बेकार है एकदम। अरे मैं अपनी तरह उसे बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है और लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। लोग कहते हैं कि सेन साहब आपका बेटा जो है खोखा 5 साल का हो गया, उसको यार कहीं किड्स प्ले स्कूल में भेज दो, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, जहां बच्चे का स्कूल होता है। तो सेन साहब बड़ी गर्व से कहते हैं कि लोग कहते हैं स्कूल में भेज दो, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैं जो है उसे इंजीनियर बनाना चाहता हूं मेरे भाई। और मैं अपने कारखाने में यही पे इंतजाम कर दिया, कारखाने का जो बढ़ई है, मिस्त्री है, 1-2 घंटा उसके साथ ठोक पिटा के करेगा, ये कुछ सीखता रहेगा। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग ये समझते ही नहीं है। आ ही दादा। सेन साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग तो समझते ही नहीं है। अरे अभी से वो कारखानों के मिस्त्रियों के साथ, बढ़ई के साथ कुछ ठोक पीट थोड़ा चलाएगा, तो अभी से उसकी जो हाथें हैं सेट हो जाएंगी। ये लोग यहाँ समझते ही नहीं है। किंडरगार्टन स्कूल भेज दो, किंडरगार्टन स्कूल भेज दो। तो सेन साहब अपने हिसाब से बच्चों अपने बेटे खोखे की जो ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था करा दी है। एक दिन का वाकया है, क्या है वाकया, कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका भी लड़का था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। एक रिश्तेदार आए थे, उनका बेटा भी आया था साथ में, खोखा से छोटा था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और से उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू कर दिया कि खोखा तो इंजीनियरिंग बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। देखिए क्या हुआ, जो दूर के रिश्तेदार थे अखबार वाले, उनका बेटा कुछ ऐसा काम किया कि लोग बड़ा तरक्की, उसकी तारीफ किए कि अरे वाह कितना अच्छा लड़का है आपका, देखिए कितना संस्कारी है, बहुत अच्छा। बेटा स्कूल तो जाते ही हो? या उनसे पूछा गया उनके पिताजी से कि लड़का तो स्कूल जाता ही होगा। अब वो कुछ बोले उससे पहले
सेन साहब बेचारे बोल पड़े कि अरे मैं तो अपने खोखा को इंजीनियरिंग कराना चाहता हूं, इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। और बार बार एक ही बात दोहराकर थकते भी नहीं थे कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। पत्रकार महोदय बेचारे चुपचाप मुस्कुराते रहे, जिनका बेटा का तारीफ हुआ था। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो जेंटलमैन जरूर बने। बहुत अच्छी बात है। जीवन में बच्चों कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। बेईमान मत बनना, चोरी चक्कारी मत करना। जीवन में 2 पैसे आएंगे, मेहनत की कमाई से आएंगे, उसी में खाएंगे, उसी में जिएंगे, उसी में सेवा करेंगे, लेकिन कभी भी गलत राह पर नहीं चलेंगे। ये खुद से वादा कर लेना, क्योंकि परमात्मा दिखता है और सुबह का किया शाम को वापस आ जाता है। जीवन में कितना भी किसी भी ऊंचे पद पर चले जाना, जमीन से जुड़े रहना, अपनी गरीबी और स्ट्रगल के दिन को याद रखना और अपने स्ट्रगल की तरह दूसरे के स्ट्रगल को भी कीमत देना, समझना कि जैसे मैं गरीबी से निकला हूं, जैसे मेरे माता पिता बहुत मेहनत किए हैं, वैसे सामने वाला बच्चा का भी वही हाल होगा। तो जितना बन पड़े उसकी हेल्प करना, न करना पड़े मत करना, लेकिन गलत मत करना उसके बारे में। इसलिए बच्चों, जीवन में कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। आ गई बात समझ में ना? और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा एक जेंटलमैन बने, एक नेक इंसान बने, एक नेक आदमी बने, अच्छा आदमी बने, और बाकी वो उसकी ख्वाहिश है, वो जो बनना चाहे बन सकता है, उसे पूरी आजादी है पढ़ाई की। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। अब सेन साहब पे तमाचा लग गया कि अरे, हम तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी थोप रहे हैं, आई आदमी तो कह दिया कि उसकी आजादी है, वो जो पढ़ना चाहे पढ़ सके। तो ये हो गया, मुंह पे तमाचा लग गया इनको। तभी अचानक बाहर से शोरगुल, हल्ला गुल्ला सुनाई दिया और सेन साहब उठने लगे। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की कि अरे अब हम लोग भी चलते हैं, बड़ी देर से बैठे थे, है ना। और उन्हीं के साथ सब लोग निकल के बाहर आए। बाहर सेन साहब का जो शोफर था, शोफर का मतलब ड्राइवर। बताओ शोफर का मतलब क्या होता है? सभी बताओ बच्चों, शोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। और ड्राइवर जो है एक औरत से उलझ रहा था। तभी देखा गया बाहर जो हल्ला गुल्ला हुआ, तो लोग बाहर निकले और इनके रिश्तेदार भी जाने की इच्छा व्यक्त की कि अब सेन साहब हम लोग भी निकलते हैं भाई साहब, ठीक है ना, फिर मुलाकात होगी, चलिए चलते हैं। बाहर निकले तो देखे कि एक ड्राइवर उनका जो है गाड़ी का, वो किसी औरत के साथ उलझा पड़ा है। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा भी खड़ा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा भी खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। उस बच्चे को मां रोकने की कोशिश कर रही थी, वो औरत रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। जो छोटा बच्चा था वो ड्राइवर की ओर झपट रहा था, बार बार उमड़ के जा रहा था, और वो औरत उस बच्चे को रोक रही थी कि तुम उधर मत जाओ। सेन साहब को देखकर औरत थोड़ी सहम गई। सेन साहब जब बाहर निकले तो सेन साहब को देखकर वो औरत थोड़ी सहम गई, डर भी कह सकते हो, घबराहट भी कह सकते हो। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो कहने लगा जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा है। ड्राइवर कह रहा है साहब से, देख रहे हैं ना सेन साहब, ये मदन जो है बार बार गाड़ी को छू रहा था। मदन यानी कि वो जो छोटा लड़का था औरत के साथ, उसका नाम क्या है भाई? मदन नाम है। क्या नाम है बच्चों? मदन नाम है उसका। क्या नाम है? मदन। और वो क्या कर रहा था? गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती तब? हाँ भाई, एकदम 7,500 के नया मॉडल के कार आइल बिया, करिया रंग के, चमकत या एको दाग ना लगी लोगे के चाहिए, गंदा हो जी तब छुआला से। मंगल ग्रह से गाड़ी आइल बिया इनकर, बाप रे बाप। गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती तो मैंने मना किया तो कह रहा है कि जा जा, तो मैंने उसे पकड़ कर दिया, तो मुझको मारने दौड़ा है।
अब उसकी मां भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। ड्राइवर कह दिया कि ये मुझे मारने भी दौड़ा है और इसकी मां भी आके बेकार में उलझ रही है। मदन की मां कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। मदन की मां जो है कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा। अब सेन साहब बोले, क्या बोले देखिए जी। मदन की मां, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। ये सेन साहब थे, ये मैं नहीं बोल रहा था। सेन साहब क्या बोलते हैं बच्चों? मदन की मां, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। भाई साहब, ये सेन साहब ने तो आदेश दे दिया। मदन की मां अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मदन के किस घुटने से खून निकल रहा था? देखिए, खून भी निकल रहा था बेचारे को बाएं घुटने से। बच्चों सुन पा रहे हो आप लोग जी? हाँ, ये सब सोए पड़ा है भाई बालक लोग। हाँ? ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। देखिए, ड्राइवर ने धकेल दिया था और मदन गिर पड़ा था, इसलिए उसके बाएं घुटने से क्या आ रहा था भाई? खून निकल रहा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ भाई, बड़े बड़े लोगों की बड़े बड़े बात। एक किरानी है, किरानी का बेटा है मदन, गरीब घर का बेटा है मदन, चोटे लग गई तो का हो? कौन बड़का बात बा? कोनो सेन साहब के थोड़े एसपी डीएसपी के लड़का का चोट लगा रही तब देखता पूरा बवाल हो जाए। आम आदमी के साथ बच्चों ऐसे ही होता है समाज में। एक संघर्षरत परिवार के साथ समाज में ऐसे ही होता है। देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों के घर में थोड़ी सी कुछ हो जाए, उनके बच्चों के साथ कुछ हो जाए, पूरा प्रशासन, नेता मंडली सब हाई अलर्ट पे आ जाएगा। लेकिन एक आम आदमी के बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, उनके बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाए, तो कौन सी बड़ी बात है? हटा सब। ये स्थिति, सत्य यही है। मानते हो कि नहीं आप लोग? यही सत्य है। यहां पे यही दिखाया गया कि एक मामूली किरानी का बेटा जो है, उस बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने, सेन साहब मतलब यहां पर समझिए बहुत अमीर घर के, तो एक बड़ा वर्ग, एक छोटे वर्ग के ड्राइवर ने अगर उसको धक्का दे ही दिया और चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई भाई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, शोफर भी दौड़ा। शोफर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? ड्राइवर होता है। शोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। ठीक इसी वक्त में मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर के सेन साहब लपक के दौड़े और ड्राइवर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। अब पीछे खटखट गाड़ी में कलाकारी कर रहा है खोखा। नई गाड़ी आई है एकदम चमचमाती हुई काले रंग की, और कितने रुपए में आई थी बच्चों? अब जरा बता दो सभी लोग, मैं देखता हूं कितने बालक लोग सही कर पा रहे हो, कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। चलो बताओ सब लोग मेरे भाई, कितने रुपए की, कितने रुपए की कार आई थी भाई? मोटर वो आई थी, अरे वाह, बहुत सुंदर जवाब, 7,500 रुपए में आई थी। कितने में भाई? 7,500 रुपए में। और खोखा जो है पीछे से खटखट की आवाज, कोई ठोक रहा है। अब देखे लोग कि ओ हो, सेन साहब तो अपने खोखा को गोद में लेके उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे। अरे बेटा, नई कार है, मैं समझता हूं तुमको इंजीनियर बनना है, लेकिन अभी क्या ही छेड़छाड़ करना था इसमें, अभी पुरानी गाड़ी पे सीख लेते, ये कर लेते। ऐसे ही कुछ डांट रहे होंगे हल्की मुस्कुराहट के साथ। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। ला, पिछला जो शीशा था बच्चों चकनाचूर हो गया है। चकनाचूर, लाल शीशा जो होता है ना पीछे, वो चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्रों को बताया, क्या कहा? देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशू। ये खोखा का नाम क्या था बच्चों? काशू। याद रखना, खोखा का नाम क्या था? काशू। खोखा मतलब बच्चा होता है, और उस घर में पांचों बहन के बाद ये एक इकलौता उसका वारिस थे परिवार में, काशू जिनका नाम है। काशू क्या नाम है बच्चों?
काशू नाम है। अब सुनो, देखा आप लोगों ने ना, अरे बड़ा शरारती हो गया है ये लड़का काशू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। अब तो आप लोग जानते ही, मैं इसीलिए इसको इंजीनियर बनाना चाहता हूं। अभी से ही इसके अंदर इंजीनियर बनने का वो चीजें दिखता है। अब देखा आप लोगों ने, अब चूंकि लाल शीशा जो है चकनाचूर कर दिया है, तो अब क्या कहेंगे, क्योंकि वहीं पे उनके सभी संबंधी आए थे, हैं, जो भी रिश्तेदार आए थे इनके। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि मैं क्या ही बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। ये खोखा 7,500 की नई गाड़ी के पीछे का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। अब पिताजी कहें तो कहें क्या अपने मित्रों से, तो कह रहे हैं कि देखा आप लोगों ने, अरे बड़ा शरारती हो गया, एकदम बिगड़ गया है ये। अब क्या ही मैं बताऊं, देख रहे हैं हमेशा कुछ न कुछ ठोक पीट करते रहता है। कल पुर्जे में उसको इतना मन लगता है अभी से कि मत पूछिए। लगता है सोच रहा होगा कि, देखना चाह रहा होगा कि आखिर इस लाल शीशे के अंदर है क्या, इसलिए फोड़ उड़ दिया है। वही कोई दूसरा, अब समझो बच्चों, समझने की चीज है, वही गिरधर का बेटा मदन, कल पढ़े थे हम लोग, गिरधर का जो पुत्र है, गिरधर एक मामूली किरानी का लड़का, गिरधर एक मामूली किरानी है, और उनका बेटा जो है मदन, वो गाड़ी को सिर्फ छुआ तो ड्राइवर ने धक्के मार के गिरा दिया। अब वही सेन साहब की गाड़ी को सेन साहब के बेटे काशू ने पीछे का शीशा चकनाचूर कर दिया, तो क्या हुआ, दिख रहा है आप लोगों को फर्क। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, उनको छोड़ने के लिए चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें सखी था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार करके दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी, तो सेन साहब जो है अपने सभी दोस्तों को के साथ आगे बढ़े। खोखा को, बबुआ तू जरा हम आओ छोड़ के, तो सबको गए, आगे बढ़े छोड़ने के लिए। एक मिस्टर सिंह थे, वो अपनी कार के पास पहुंचे, सेन साहब को नमस्कार करके गाड़ी का दरवाजा अपना खोलने जा रहे थे, तब तक अगले चक्के पे उनको नजर चला गया। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई अपनी गाड़ी का। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। भाई साहब, अब इतना परेशान हो गए मिस्टर सिंह, जाकर के देखे और फिर जाके एकदम परेशान होके खड़े हो गए। अब परेशान होके खड़े हो गए, टायर बिल्कुल बैठ गया था। खोखा इनके टायर का भी इंजीनियरिंग कर दिया था। गाड़ी पंक्चर हो गई थी, शायद पंक्चर हो गया था। सेठ साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि काशू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहां बैठते हैं। अब सेन साहब भी कह रहे हैं कि अरे ऐसा तो नहीं है कि काशू इस गाड़ी का भी हवा निकाल दिया हो। शोफर को बुलाया अपने ड्राइवर को, और ड्राइवर को उन्होंने कहा कि चक्कों को देख लो दूसरा भी, और पंप ला करके हवा भर दो, और कुर्सियां तब तक यहाँ पे खाली जगह में लगवा दो, हम यहीं पे बैठते हैं। ये काशू एकदम बढ़िया इंजीनियरिंग कर रहा है। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के का भी हवा निकाली हुई थी। पहले 7,500 वाली गाड़ी का शीशा फोड़ा पीछे, लाल शीशा, और उसके बाद जो रिश्तेदार आए थे, जो मित्र आए थे इनके, उन मित्र के गाड़ी के आगे पीछे के चक्कों का हवा निकाल दिया। यहां भी इंजीनियरिंग कर ली। काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। शोफर ये बात बताया कि काम काशू का ही है, ठीक है ना। मुखर्जी साहब जो आए थे, उनके मित्र, उनकी गाड़ी एकदम कुशल थी, कोई दिक्कत नहीं था, और वो अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि काशू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। सुनिए, काशू ने जान ली थी
हिकमत का मतलब होता है कौशल, योग्यता, कि ये कैसे हवा निकाला जाता है ये इसको पता चल गया है और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था, उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गया। रुखसत का मतलब विदाई। मिस्टर सिंह जब तक चले नहीं गए तब तक ऐसे ही बेमतलब की बातें हो रही थी और सेन साहब ने अपने बच्चे का परिचय भी दे दिया कि देखा आप लोगों ने, इसका मतलब ये है कि खोखा जो है, काशू जो है, हवा निकालने तक की योग्यता रख लिया है कि कैसे गाड़ी से हवा निकाला जाता है, ये इतना सीख गया है और जैसे मौका मिला हवा निकाल दिया। मतलब ये अभी भी अपने बच्चे को खूब चढ़ा बढ़ा रहे हैं, खूब चढ़ाए जा रहे हैं, खूब चढ़ाए जा रहे हैं। रुखसत का मतलब विदाई। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, हाँ ये सही बात है। बेरा, बेरा मतलब जो खाना खिलाने वाला होता है ना, सेवक, खाना खिलाने वाला सेवक, बेरा को यानी कि खाना खिलाने वाला सेवक को मदन के पिता गिरधर लाल, मदन के पिता गिरधर लाल कहां पे किरानी थे? उनकी फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। सुनिए, गिरधर लाल जो कि अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। सेन साहब अंदर आए, खाना खिलाने वाले सेवक को, गिरधर लाल को बोला कि जाओ गिरधर लाल को बुला के लाओ, जो कि वहीं में चारदीवारी में कहीं कोने में एक घर था, उसी में आउट हाउस जो बाहर का था उसी में रहते थे गिरधर लाल। आ गए, गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। भाई मालिक हैं उनके, तो खड़े हो गए जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। एक गरीब आदमी अमीर आदमी की हुक्म हुई है कि जा बुला लाओ गिरधर लाल को। गिरधर बेचारा सामने आकर के एकदम ऐसे झुके पड़े हैं, ऐसे लगता है कि जैसे खून का जुर्म है उसके ऊपर, खून का इल्जाम लगा है और कैदी समझकर वो जज के सामने जैसे खड़ा होता है झुक करके, वैसे खड़े हैं बेचारे गिरधर लाल। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, सेन साहब ठंडी आवाज में, बेलौस, बेलौस का मतलब होता है निस्वार्थ भाव में, किसी का कोई पक्ष नहीं लिया सेन साहब ने। यहां एक होता है कि सेन साहब किसी का पक्ष ले रहे हैं, या तो अपने साइड से बोल रहे हैं, अपने बच्चे के साइड से या गिरधर के साइड से, कुछ नहीं, बेलौस। सेन साहब एकदम ठंडी, बेलौस का मतलब निस्वार्थ, निष्पक्ष आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया, शोक का मतलब बदमाश हो गया। देखो, कहना शुरू किया, क्या कहना शुरू किया बच्चों? कि मदन जो है आजकल बहुत बदमाश हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। सेन साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा लड़का जो है मदन बहुत बदमाश हो गया है और मैं उसकी और तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मेरे भाई, गाड़ी को गंदा किया वो तो अलग बात है, मना करने पर ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। सेन साहब गिरधर लाल के शिकायत कर बैठे। सेन साहब, अनुष्का संस्कृत भी पढ़ाता हूं, संस्कृत में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं गुड़िया, ठीक है ना? और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर एक संस्कृत पढ़ाऊंगा। संस्कृत में 2 नहीं, हम 3 चैप्टर पढ़े हैं, 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो जैसे ये चैप्टर हम खत्म करेंगे फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो क्या कंप्लेन किया इन्होंने मदन के पिता गिरधर से? सेन साहब ने यही शिकायत किया कि देखो भाई, एक तो वो गाड़ी को गंदा किया वो अलग बात है, लेकिन यार मना करने पर ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ रहा है और मेरे सामने भी मेरे से डरा नहीं, डरने के बजाय उसको मारने के लिए बार बार झपट रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के
आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। ये वाक्य जो है किसने कहा, किसने बात ये बोला, ये बात किसने बोला बताइए आप सभी लोग, कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, ये सेन साहब ने कहा। और किसकी तरफ इशारा करके कहा, मदन, गिरधर लाल के बेटे मदन की ओर, मदन को इशारा किए हैं। गिरधर लाल से ये बात करते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, जी जी जी। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इन्होंने हिदायत दे दिया, सेन साहब ने बच्चों हिदायत दे दिया कि देखो ऐसे ही लड़के जो है चोर डाकू गुंडे बनते हैं, तो ऐसे में तुम जानते ही हो कि क्या होता है उनके साथ, तो इसलिए उसको संभालो, कोशिश करो संभालने की। अगर आगे से ऐसी गलती हुई तो ये अच्छा नहीं होगा, तुम अब जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। गिरधर लाल यानी कि पिताजी जो थे अपने घर में गए और मदन को बड़ी पीटे, बड़ी मार मारे हैं। और उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से, जिस घर में गिरधर लाल रहते थे, वहां से मदन का चिल्लाना, रोना, चित्कार का मतलब वही होता है, मदन के रोने से सेनों का, सेनो मतलब सेन साहब, जो सेन दंपति थे, पति पत्नी, इनको बड़ा आराम मिला, बड़ी खुश हुए ये लोग कि चलो आज गिरधर अपने बेटे मदन की जो है पिटाई कर रहा है। और बड़ा शयनगार जहां पर वो सोते थे एकदम मस्त थे वो लोग। आराम में खलल पड़ने से कुछ झंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मतलब गिरधर जाके अपने बेटे को पीट दिया, तो गिरधर बड़ा समझदार आदमी है, ओकर माइए ओकर मन बिगाड़ के रख ले बिया। कह रहे हैं कि उसकी पत्नी ही इसका मन बिगाड़ के रखी होगी, इसकी पत्नी जो है वही मन बिगाड़ के रखी होगी इसकी। अब देखो भाई, मदन की यही दवा है, बेचारा मदन खूब रो रहा है, एक छोटा लड़का, और गिरधर शिकायत सुनने के बाद पिटा जाता है। अक्सर बच्चों, अक्सर मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में यही होता है कि बड़े लोग कंप्लेन कर देते हैं और हमारे घर के बच्चे पिटा जाते हैं। पेरेंट्स उनके कंप्लेन सुनने के बावजूद उनसे लड़ाई नहीं करते हैं, उनको लगता है चलो मेरा बच्चा ही गलती किया होगा, उसी को 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं वो अपने बच्चे को, क्योंकि बाद में वो कहते हैं कि मेरा हक किस पे है, तुम पे है, मैं तुम्हें डांट सकता हूं, तुम्हें बोल सकता हूं, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें डांट सकता हूं, प्यार भी कर सकता हूं, मार भी सकता हूं 2-4 थप्पड़, दूसरे के बच्चों पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत होता है हम जैसे परिवार के लोगों में। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेड़ दूं, सेन साहब कह रहे हैं कि मदन जिस तरह से मेरे सामने कर रहा था तो मेरी तो ऐसे ही मन किया कि मैं उसकी खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। गिरधर अगर इस तरीके से पिटाई उटाई जारी रखेगा ना तो शायद जो है वो ठीक हो जाएगा। अब चलिए, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, हा, शायद ठीक हो जाए, मतलब हाँ बिल्कुल यही बात होता है भाई, हम लोगों के परिवार में यही होता है सीन कि कोई आके कह दिया तार फलाना बच्चा हमरा लड़का के गाड़ी दिला दूध थप्पड़, उनसे जाके नहीं पूछा जाएगा कि क्या भइला काहे भइला, पूरा पंचायत नहीं सुनना है, अपने बच्चे ही पिटा जाते हैं। माता सेन की नींद उचट गई थी, उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पखी जा रही थी। सुनिए जी, आर्त चिल्लाहट, सेन साहब की जो पत्नी है वो मदन के रोने से ज्यादा उब गई थी अपने पति के बोलने से, कहा बक 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 कर रहे थे, इनकी बकबक पर खींच आ रही थी, उसको चिढ़न हो रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। अब वो अपने पति को बोल नहीं पाई, मदन पर ही बोल दी। क्या बोली, कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। ध्यान देना, ये अमीरों की भाषा है, ये बड़े लोगों की भाषा है बच्चों, ये बड़े लोगों का सेंटेंस है
कि कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। बेचारा मदन की पिटाई हुई है, रो रहा है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, एक किरानी का बच्चा जो सेन साहब के यहां नौकरी करते हैं, गिरधर लाल जी, और उनका ये बेटा है, चिल्ला रहा है कौवे की तरह। याद रखना ये पंक्ति किसने कहा, भिखमंगा कहीं का। हो, ये है अमीरों की बात बच्चों। खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। कह रही है माता जी, कमबख्त कौवे की तरह देखो ना कैसे कांव कांव करके चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, चला है खोखा की बराबरी करने। खोखा की बराबरी काहे करेगा भाई, हैं? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहा जाता है ये? कहां सेन साहब, कहां महलों के लोग, और कहां बेचारा वो झोपड़ी वाला लोग, मदन गिरधर। मदन का रोना रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। ये मानो सिसकी तो ले ही रहा था मदन, लेकिन सिसकियां यहां तक नहीं आ रही थी, नहीं तो ये और ही कुछ कह देते। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढम मामला हो गया, एकदम अलग सा माहौल हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। आज अमीर बाप का बेटा खोखा काशू निकला है खेलने के मूड में बगल वाली गली में। देखिए क्या मामला आता है। क्या मामला आता है सामने देखिए। आज खोखा बंगले के बगल वाली गली में निकला है बच्चों। वहां धूल में मदन अपने पड़ोसियों के आवारागर्दे छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन अपने उम्र के छोटे बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ये पंक्ति याद रखना बच्चों। हंस कौन है? हंस एकदम साफ सुथरा सफेद, इतना वीआईपी होता है हंस, यानी कि खोखा हंस है। और चले हैं कहां आज? कौओं की जमात में। कौआ जो मदन और उसके आवारागर्द दोस्तों की मंडली थी, वो कौओं की जमात है, कौओं की मंडली है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कौओं की जमात में हंस आज शामिल होने के लिए व्याकुल हो गया है। आज खोखा उस जमात में जाना चाह रहा है, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। ये पुष्पा 2 वाला रोल करने आ गया, झुकेगा नहीं। आदत से लाचार खोखा कह रहा है मदन से, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। अब दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, अब दूसरे लड़कों को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन मदन को तो था भैया, क्योंकि मदन बड़ी रात में पिटाई हुआ है उसकी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। बाकी जो बच्चे थे उसको लगता था खोखा हमारी टीम में खेलेगा तो बड़ी फायदा होगा, बड़े बाप का बेटा है, कुछ ना कुछ तो होगा उसका। पर उसके अपमानित प्रताड़ित लीडर, लेकिन जो बड़े बच्चे थे, वो जो लड़के थे, जो आवारागर्द दोस्त जिनको कहा जा रहा है, जो मदन के दोस्त थे, उन सभी दोस्तों की जमात की जो मंडली का नेता है, लीडर जो था, वो है मदन, जिसको बड़ी अपमानित किया गया था पिछले रात, बड़ी पीटा गया था उसको। यह बात कब मंजूर हो सकती थी? मदन को यह बात कैसे मंजूर हो सकती थी कि वो उसको खिला लेगा? मदन नहीं खिला सकता है। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है बे लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। मदन ने जवाब दे दिया, अबे भाग जा यहां से, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू लेने, हैं? लट्टू खेलेगा तू? है भी क्या लट्टू तुम्हारे? ये तेरे लट्टू है क्या? जा 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 अपने बाबा की मोटर पर बैठ जा। बड़ा बढ़िया जवाब दिया बेचारा कि जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, जो 7,500 वाली आई है, जिसपे इंजीनियरिंग करता है। काशू तैस में आ गया। काशू को ईगो हट हो गया, भाई अरे तुम ऐसे बोल दिए, हम सेन साहब के बेटा है, तू हमारे यहाँ नौकरी करने वाला जो गिरधर के बेटे हो, तुम इतना बोल सकते हो? वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। देखो काशू, अमीर घर में या कोई भी घर हो बच्चों, अगर एक बच्चा है घर में, एक बेटा है, समय पर डांट फटकार थप्पड़ दुलार नहीं मिला तो वो बिगड़ैल हो सकता है।
केवल दुलार, केवल लाड़ प्यार से वो सबको डरा के रख सकता है, अपने माता पिता को भी डरा के रख सकता है। और कहानी कुछ ऐसी ही थी यहाँ पर कि वो इतनी कम उम्र में अपने नौकरों पर हाथ चला देता था, अपनी बड़ी बड़ी बहनों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे, कोई बोले उसको घर में। इकलौता वारिस था, उसने आओ देखा ना था, मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया, यानी कि मार दिया, जमा कर दिया। मदन जैसे ये बात बोला कि अबे भाग जा यहां से, जा, तुम्हारे लट्टू है क्या, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, जा जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। और इतने पे कासू क्या किया कि एक घूंसा उसको मार दिया। किसको? मदन को। अब भैया मदन कहां रुकने वाला है? ये वो मदन था जो सेन साहब की दृष्टि में आगे चलकर गुंडा, चोर, मवाली, डाकू बन सकता है। मदन वो लड़का था जो सेन साहब की पत्नी के नजर में कौआ था और हंस उनका बेटा है। अब चोर, गुंडा, डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था? चोर, गुंडा, डाकू बनने की उपाधि इसको किसने कहा था? सेन साहब। वो कब मानेगा? वो झट से कासू पर टूट पड़ा। कासू एक घूंसा मारा और ये टूट पड़ा। दूसरे लड़का जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। दूसरे जो थे, ये तो इतिहास गवाह है, लोग लड़ते रहते हैं, बगल वाले मजा लेते हैं। आज के समय में बच्चों, गांव में क्या सीन होता है, कहीं पर भी झगड़ा हो रहा है और लोग अपना रील बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं कि आ गया एक कंटेंट, चलो भाई जल्दी से रील बना लो, आज इंस्टाग्राम पे डाल देना है, वायरल कर देना है, फेमस हो जाना है। ये स्थितियां हो गई है। लड़ाई छुड़ाने के बजाय, एक्सीडेंट हुआ है सड़क पे, लेकिन पहले रील बनाना जरूरी है, उसको उठा करके किसी गाड़ी में लेके हॉस्पिटल जाना जरूरी नहीं है पहले। ये हमारा आज का आधुनिक नया समाज जो बनते जा रहा है, इस विचारधारा के लोग होते जा रहे हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं। और कहने का मतलब कि खोखा इकलौता था, इस वजह से दिक्कत नहीं था, मदन भी तो अकेले था। मेन बात होता है बच्चों, वारिस, परवरिश बहुत बड़ी चीज होती है। किस माहौल में रखा जा रहा है, माता पिता का किस प्रकार से उसको संस्कार दिया जा रहा है माता पिता द्वारा, ये बहुत मैटर करता है। अकेले हो तो इसका मतलब क्या सर पे चढ़ जाओगे, गलती करोगे थप्पड़ खाओगे, एकदम आराम से रहो। अकेले होने का मतलब ये नहीं है। इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे बाकी पड़ोसी लोग जो थे वहां पे दोस्त, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। हड्डी और मांस की लड़ाई थी। हड्डी एक नौकर का बेटा, एक किरानी का बेटा था, और मांस जो खाया पिया अमीर घर का लड़का। ये बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते, बंगले के पिल्ले जो खोखा है और गली का कुत्ता मदन कहा जा रहा है। आज लड़ाई इन दो लोगों के बीच हो रही थी, जो एक बंगले वाले थे और एक गली के कुत्ते थे। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो काशू शेर हो जाता। अगर बंगले की चार दीवारी के अंदर ये लड़ाई हुई रहती तो काशू आज शेर हो जाता, क्योंकि अपने घर में शेर तो सब बनते हैं, लेकिन सामने बगल वाली गली में लड़ाई चल रही है। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर के भाग निकला। कासू रोता हुआ घर चला गया, जान लेकर के भाग गया। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। क्या बात है, नलिन विलोचन शर्मा जी ने जिस तरीके से बच्चों इस चैप्टर को सजाया है, मजा आ गया। देखिए क्या बढ़िया शानदार पंक्ति लिखे हैं। मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई होने वाली है महल और झोपड़ी में। कहां महल में, मैंने कहा ना कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, कहां महल के लोग, कहां झोपड़ी में रहने वाले लोग। आज महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। महल मतलब यहाँ खोखा की बात हो रही है, सेन साहब के परिवार की बात हो रही है, और झोपड़ी वाले मतलब ये गिरधर, मदन। तो ऐसा है कि बड़े और मतलब अमीर और गरीब की लड़ाई में अमीर जीत जाता है, बड़े छोटे की लड़ाई में बड़ा जीत जाता है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहां, बच्चों को ये कहां समझ में आया था जो साथ में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ना तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही की, किसी को नहीं किया।
जो बाकी के दोस्त थे मदन के, उसने किसी का कोई कुछ नहीं कहा। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, सब डर के अपने अपने घर चले गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहां, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा बेचारा। मदन घर पे नहीं गया, लेकिन जाता भी कहां, और कहां रास्ता है जाने का। रात के 8-9 बज गए, इधर उधर घूरता रहा, घूमता रहा। फिर बेचारे को भूख लगी, तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। गली के दरवाजे से एकदम धीरे धीरे करके घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। सेन साहब थोड़ा सा भी कुछ उसका देते थे गिरधर को, और गिरधर जा करके अपने बेटे मदन की पिटाई कर देते थे। मदन को मार खाने से डर नहीं था, क्योंकि मार खाना उसकी आदत सी बन गई थी। कह रहा है ना कि उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, लेकिन डर इस बात की थी कि आज काशू रोते रोते घर गया है, काशू की गलती कोई नहीं देखेगा, पहले उसने मुझे एक घूसा मारा है, फिर मैंने उसे मारा था, लेकिन आज घर पे मैं अगर गया तो आज मेरी पिटाई और दिनों से बहुत बदतर होने वाली है, बुरी तरीके से आज मार खाने वाला हूं। इस बात का डर था, लेकिन उपाय ही क्या था, कोई रास्ता नहीं था। वह पहले ही रसोई घर में घुसा, मां नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने बड़े इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, देखो खाना तो खा लिया बेचारा चुपे चोरी, खाना खा करके मम्मी पापा यानी कि गिरधर और उनकी पत्नी जो बातचीत कर रहे थे वो सुनने की कोशिश कर रहा था। बस ये था कि उसके बाबू मतलब पिताजी, मदन के पिता जो गिरधर जी थे, वो आज गरज तरज नहीं रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे इस पर। उसकी अम्मा ने यानी कि माता जी ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, क्या कहा है बच्चों, अब देखो आगे। अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, दो। यानी कि इधर काशू रोते रोते घर गया है, सारी कुंडली बताया है कि आज मदन मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, और सेन साहब तामस में आकर के मदन के पिता गिरधर को बुलवाए हैं, और उन्होंने क्या कहा है कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यानी कि सेन साहब के अहाते में ही बाहर जो आउट हाउस था वहीं पे ये रहते थे, इनको घर दिए थे बच्चों। और क्या कहा सेन साहब ने कि कल से तुम जो है मकान खाली कर देना, और तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा तनख्वाह है, जो तुम्हारी पेमेंट है, सैलरी है, वो ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। मदन के बारे में कोई बातचीत नहीं हुआ, इसलिए मदन नहीं सुना। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला गया। कौन? मदन। देखो कहां पे गया है, दबे पांव बरामदे में यानी कि हॉल में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। ये याद रखना, अंधेरे में मदन का पैर किससे लगा था, लोटे से टकरा गया, आवाज आ गया। अब लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। गिरधर को लगा भाई अब तो लगता है साहब आ गए। आ गया मदन, मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में आकर छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। ये मदन कितना साहसी लड़का है भाई। मदन अब तैयार हो गया कि अब हमारे पिताजी घर से निकले हैं बाहर, अब तो मुझे मारेंगे, चलो भाई अब तैयार हो जाओ पीटने के लिए, पिटाने के लिए। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था, बहुत पिटता था बेचारा। मदन बहुत पिटाई हुआ है उसकी, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बड़ी बहादुरी के साथ रोता था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। गिरधर उनके पिताजी बहुत असहाय होकर के आगे बढ़े। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। अचानक से रुक गए गिरधर मदन के पास आकर के। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया।
यानी कि गिरधर अब आज नाराज नहीं हुए, गिरधर आज नाराज नहीं हुए। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था कि अरे आज तो मेरे पिताजी ने मुझे मारा ही नहीं, मैं तो मार खाने के लिए तैयार हूं। और इधर मेरे पिताजी के चेहरे से नाराजगी का बादल फट गया, यानी कि पिताजी मुझे गोद में उठा लिए, और वो उठा लिए और ये हक्का बक्का होकर के, एकदम शौक होकर के, आश्चर्यचकित होकर के देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। होए होए, एक बेटे को ये भी नहीं याद था कि मेरे पिताजी ने पहले कभी इस तरीके से प्यार कब किया था, ये नहीं याद है। क्योंकि जब से सेन साहब के साथ वहां पे रहने लगे थे, अक्सर इसकी पिटाई हुआ करती थी, और पिटवाने में सबसे ज्यादा योगदान खोखा, उनकी पत्नी, सेन साहब लोगों का ही रहा है। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा, हंस दिए लास्ट में। यानी उनको अपने बेटे पे गर्व हुआ कि शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ दिए। यार कितने दांत टूटे थे? दो दो दांत यहां पर। यानी कि आज जो है मदन की पिटाई नहीं हुई, हाले क्योंकि अब अपना जमीर बेच करके कौन जिए यार? किसी दूसरे के कहने पे अपने संतान को बार बार पिटना मारना ये कौन करे? सच भी तो जानना चाहिए ना। आज गिरधर को सब कुछ पता चल गया था कि सत्य क्या है और किसकी गलती है। वह अपने मदन को मारने पीटने की बजाय बहुत गर्व से गोद में उठा लेता है, गले लगा लेता है और कहता है शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। साथियों, चैप्टर कंप्लीट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस कहानी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। यह बच्चों एक कहानी है। ये क्या है? कहानी है जो विष के दांत तथा अन्य कहानियों नामक कहानी संग्रह से ली गई है। चलिए, तो ये सवाल इसी तरीके से पूछा जाएगा, दो दो दांत तोड़ डाले, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, तो दो दो दांत तोड़ डाले।